ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में कई अखबारों के अंदर एक खबर छपी है अलग अलग टाइटल के साथ। गाड़ियों की किश्त नहीं चुकाना पड़ेगा महंगा, डिफॉल्टर होने पर गाड़ी उठा सकता है फाइनेंसर, सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत, किश्तें नहीं देने पर गाड़ी उठवा सकता है फाइनेंसर। तो ये जब और भी कई तरह की टाइटल्स के साथ ये खबर छपी है अलग अलग अखबारों के अंदर, और ये खबर छपने के बाद आप लोगों के बहुत सारे फ़ोन और मैसेजेस आए और आपने पूछा कि क्या कोई नया कानून आ गया है, क्या कोई नई जजमेंट आ गई है सुप्रीम कोर्ट की, क्या कोई नया अधिकार दे दिया गया है फाइनेंसर्स को हमारी गाड़ियां पकड़ने के लिए। तो कृपया करके इसके बारे में बताएं। तो आपकी इस रिक्वेस्ट के ऊपर हमारी टीम ने ये चेक किया सबसे पहले तो क्या कि सच में कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है या नहीं। तो हमारी टीम ने पाया कि एक जजमेंट तो आई है इस केस को लेकर, और उसके बाद उस जजमेंट को ढूंढा भी गया तो हमें ये मिला लगभग 60 पेज की ये जजमेंट है। इसे निकाला गया, पढ़ा गया और सरल भाषा में आपको समझा सके इस जजमेंट के बारे में, इसीलिए आज का ये ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। जिस जजमेंट की मैं बात कर रहा हूं ये मैसर्स मैग्मा फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस राजेश कुमार तिवारी का केस है, और इस केस के अंदर जो जजमेंट दी है वो माननीय जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी, उनका जो डिवीजन बेंच है उसने ये जजमेंट दी है। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है और इसकी जो बारीकियां हैं वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे अगले चंद मिनटों में। असल में जुलाई 2002 में राजेश कुमार तिवारी हैं, इन्होंने महिंद्रा मार्शल जीप खरीदी है और ये लोन पर खरीदी। मैग्मा लीजिंग लिमिटेड नाम की फाइनेंस कंपनी है, उससे लोन लिया। टोटल जो अमाउंट थी लोन की वो 4,38,585 रुपये थी, जिसकी 35 किस्तें बनाई गई। 12,531 रुपये की एक किस्त थी और पहली 12 किस्तों में से सिर्फ 7 किस्तें राजेश कुमार तिवारी भर पाए और 5 किस्तें वो नहीं भर पाए, यानी कि डिफ़ॉल्ट हो गया। आप जानते हैं अब तक अगर आपने ट्रांसपोर्ट टीवी ध्यान से देखा है, अगर 3 किस्तें आपकी टूट जाएं तो आप डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इस केस के अंदर 5 किस्तें टूट गई थी और जुलाई 2003 में 1 साल इसको पूरा हो गया और उसके बाद फाइनेंसर ने जो है इस गाड़ी को रीपोजेस कर लिया, यानी कि अपने कब्जे में ले लिया। और उसी समय जैसे मैंने बताया कि 7 किस्तें भरी हुई थी और 5 किस्तें टूटी हुई थी जब फाइनेंसर ने ये गाड़ी अपने कब्जे में ली। और गाड़ी को कब्जे में लेने के बाद लगभग 4 महीने बाद नवंबर 2003 में ही फाइनेंसर ने ये गाड़ी बेच दी, आगे रीसेल कर दी। और ये सब काम हो जाने के लगभग 1.5 साल के बाद, यानी कि जुलाई 2005 में गाड़ी रीपोजेस हुई थी 2003 में, जुलाई 2003 में, और 2 साल बाद जुलाई 2005 में राजेश जो है वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के अंदर, जिसे हम कंज्यूमर कोर्ट बोल देते हैं, वहां पर कंप्लेंट कर देते हैं अंडर सेक्शन 12। और वहां पर वो कहते हैं कि मैं 7 इंस्टॉलमेंट भरी हुई थी, 5 मेरी पेंडिंग थी, वो मैं इसलिए नहीं भर पाया क्योंकि पहले मैं बीमार हो गया था और उसके बाद मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद मैं कंपनी के पास गया भी था, मैंने उनको कहा था कि मैं भर दूंगा किस्तें, लेकिन कंपनी ने मेरी बात नहीं सुनी, कोई मुझे नोटिस नहीं दिया गया और मेरी गाड़ी को पकड़ लिया गया और बाद में 4 महीने के बाद बेच दिया गया। और जो फैसला आया कंज्यूमर कोर्ट का वो राजेश तिवारी के हक में आया। फैसले में ये कहा गया कि जितनी भी किस्तें भरी हैं, वो 7 किस्तें जो भरी हैं, एक तो फाइनेंस कंपनी वो वापस करे, और जो डाउन पेमेंट थी शुरू में शायद 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी थी वो भी फाइनेंस कंपनी वापस करे, और 10% का ब्याज के साथ ये तमाम पैसा वापस करे। 1,000 रुपया लिटिगेशन कॉस्ट का दे राजेश तिवारी को और 10,000 रुपया मुआवजे के तौर पर दे। तो एक बहुत बड़ी जो जीत थी राजेश तिवारी की इस केस के अंदर। लेकिन उसके बाद जो फाइनेंस कंपनी थी वो स्टेट कमीशन के पास गई, फिर नेशनल कमीशन के पास गई और वहां पर भी हार गई फाइनेंस कंपनी, और राजेश तिवारी के हक में ही ये फैसला बना रहा। लेकिन फाइनेंस कंपनी यहाँ पर रुकी नहीं, फाइनेंस कंपनी पहुंची सुप्रीम कोर्ट और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। इसी वजह से ये खबरें अखबारों में छपी हैं, जिसको लेकर आप में से कुछ लोग चिंतित हो गए हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस पहुंचते हैं ना, तो वहां पर जिस बात को लेकर वो मुकदमा हुआ होता है उसका जवाब तो मिलता ही है, लेकिन उसके आसपास के जो सवाल होते हैं उनके भी कई जवाब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड जजमेंट्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठा कि आखिरकार जब एक गाड़ी पकड़ी जाती है, जब उसका लोन चल रहा होता है, हायर परचेज एग्रीमेंट के ऊपर गाड़ी होती है, उस समय गाड़ी का मालिक कौन होता है?
तो इस जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि जब तक आपका लोन पेंडिंग है, हायर परचेज एग्रीमेंट पे है गाड़ी, तब तक जो फाइनेंसर है, जो फाइनेंस कंपनी है, वही उसकी असल में टेक्निकल रूप में मालिक है गाड़ी की। और अगर आप उसका लोन जो है वो वापस नहीं करते हैं तो उसके पास तमाम अधिकार हैं अपनी उस गाड़ी को वापस लेने के। इस जजमेंट के पन्ना नंबर 30 में पैराग्राफ 28 में ये लिखा है साफ साफ, अंडर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट the ownership of the vehicle was to stand transferred to the complainant from the financer upon payment of all the 35 installments and other dues if any। उन्होंने कहा कि जो हायर परचेज एग्रीमेंट है उसमें साफ लिखा है कि जब तक वो 35 किस्तें जो हैं वो नहीं भर देता जो गाड़ी मालिक है, तब तक जो गाड़ी की मलकियत है वो गाड़ी मालिक के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगी। यानी कि 35 किस्तों के बाद ही गाड़ी मालिक जो है असल में गाड़ी का मालिक बनेगा। अनटिल देन द ओनरशिप वॉज टू बी विद द फाइनेंसर, और तब तक जो ओनरशिप है गाड़ी की वो फाइनेंसर के पास रहेगी। दूसरी बात इस केस में महत्वपूर्ण ये थी कि राजेश तिवारी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था जिस बात को, वो ये था कि मुझे नोटिस नहीं दिया गया गाड़ी पकड़ने से पहले, इस वजह से जो पूरी एक्टिविटी हुई है वो इलीगल है और मुझे जो है वो हर्जाना इसका मिलना चाहिए। इस बात को लेकर भी काफ़ी लंबी चौड़ी बहस कोर्ट के अंदर हुई है और जजमेंट में भी इसके बारे में लिखा गया है। जो बात निकल कर सामने आई कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो नोटिस है वो ज़रूरी है, लेकिन एक दो चीज़ें इसके साथ और भी देखने वाली हैं। पहली चीज़ तो ये देखने वाली है कि हायर परचेज एग्रीमेंट जो है उसके अंदर क्या लिखा है नोटिस को लेकर। दूसरी बात यह है कि नोटिस का मकसद क्या है। तो इसमें क्लियर ये किया गया है, नोटिस जो देते हैं रीपोजेस करने से पहले, गाड़ी पकड़ने से पहले, उसका मकसद ये होता है कि गाड़ी मालिक को ये पहले बता दिया जाए और अगर वो किस्तें भरना चाहता है तो भर दे, और या फिर वो लोन की रीस्ट्रक्चरिंग चाहता है तो वो करवा ले। तो इस वजह से वो जो नोटिस है वो देना ज़रूरी होता है। अब इस केस में क्या हुआ था कि नोटिस कंपनी ने ये प्रूव कर दिया कोर्ट में कि हमने भेजा था, लेकिन वो गलत एड्रेस पर चला गया, गाँव का नाम ठीक नहीं था, इस वजह से उसको मिल नहीं पाया। और दूसरी बात जो फाइनेंस कंपनी ने तर्क यहाँ पर ये दिया और जो कोर्ट ने मान लिया वो ये था कि नोटिस की खास ज़रूरत भी नहीं थी इस केस के अंदर। वो इसलिए क्योंकि गाड़ी मालिक को पहले से पता था कि मेरी गाड़ी पकड़ी जा सकती है, क्योंकि एक तो उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया था, 5 किस्तें जब उसकी टूट गई तो गाड़ी मालिक को ये पता होना चाहिए कि मेरी गाड़ी जो है वो पकड़ी जा सकती है। दूसरी बात ये कि खुद जो गाड़ी मालिक था वो मान रहा है कि वो फाइनेंसर्स के पास गया था और उन्हें बोला था कि मैं जो है पैसे वो जमा करवा दूंगा। तो इसका मतलब ये था कि उसको उस समय पता था कि मेरी गाड़ी पकड़ी जा सकती है। अब बातचीत उनकी हो चुकी थी, तो वहां पर भी कोर्ट का ये कहना है कि उस सूरत में नोटिस का कोई खास मतलब रह नहीं जाता, क्योंकि गाड़ी मालिक को सब चीज़ें क्लियर थी। और रही बात इसकी कि वो जाकर वहां के कह रहा है गाड़ी मालिक के मैं किस्तें भर दूंगा, उसकी ज़्यादा अहमियत इस वजह से नहीं रही शायद कि एक तो लिखित में उसने कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करी, और दूसरी बात सिर्फ कहने से नहीं है, जहाँ तो वो उस दिन जाके तब तक के ड्यूज क्लियर कर देता, जो 5 किस्तें ड्यू थी वो सारी दे देता और आगे के लिए दोबारा से उनके साथ एग्रीमेंट कर लेता। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये जो तर्क थे राजेश तिवारी के, जो कंज्यूमर कोर्ट ने मान लिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माने, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला था वो फाइनेंस कंपनी के हक में दिया। और जो पूरी प्रक्रिया फाइनेंस कंपनी की थी गाड़ी पकड़ने की और गाड़ी को बेच देने की, उस पर मोहर लगा दी। कोई गाड़ी वापस नहीं मिलेगी राजेश तिवारी को, कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ नोटिस जो नहीं पहुंचा गाड़ी मालिक के पास रिपोजेशन से पहले, उसके हर्जाने के रूप में सिर्फ 15,000 रुपये जो है वो राजेश तिवारी को मिले हैं या उसका ऑर्डर किया गया है। बाकी कोई भी, जो कंज्यूमर कोर्ट ने बोला था कि डाउन पेमेंट भी दो और बाकी किस्तें भी वापस पैसे करो और ब्याज भी दो, वो सब कुछ भी नहीं होगा, उसको ओवर रूल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर 3 ऐसी वजह रही जिस वजह से फाइनेंस कंपनी केस जीत गई और ये गाड़ी मालिक केस हार गया। पहली तो ये थी कि देखो इसमें कोई दो राय नहीं कि वो डिफॉल्टर था। 5 किस्तें तोड़ देना बहुत खतरनाक है, गाड़ी रीपोजेस करने का अधिकार है फाइनेंसर के पास। तो वो बात तो उसने खुद मान ही ली राजेश तिवारी ने कि हाँ मेरी किस्तें 5 टूटी हुई थी, तो उसको लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था। दूसरी बात थी नोटिस की कि मुझे नोटिस क्यों नहीं दी गया। वहाँ पर इसलिए तर्क नहीं चला कि उनका कहना था कि उसको सारी जानकारी पहले थी, बातचीत हुई थी, खुद राजेश तिवारी मान रहा है, और किस्तें टूटी हैं तो उसको पता है कि मेरी गाड़ी रिकवर हो सकती है, पकड़ी जा सकती है। तीसरी बात जो थी कि राजेश तिवारी ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि जो रिकवरी थी वो जोर जबरदस्ती के साथ की गई। कोई, वो ठीक है कि उसको नोटिस नहीं मिला, लेकिन कोई भी जोर जबरदस्ती, कोई गुंडागर्दी उसके साथ नहीं की गई।
आराम से जो थी पीसफुली जो गाड़ी रिकवर करके फाइनेंस कंपनी ले गई थी। तो ये तीसरा पॉइंट भी इस केस में नहीं था जिससे हेल्प हुई फाइनेंस कंपनी। तो कुल मिलाकर जो गाड़ी मालिक है उनको कोई बहुत ज्यादा चिंता इस केस को लेकर, ये जो खबरें छपी हैं उसको लेकर नहीं करनी चाहिए। ये नॉर्मल रूटीन का केस है, सिर्फ नोटिस को एक बड़ा इशू बनाया गया। तो वो आपको जरूर एक जानकारी दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर किसी वजह से नोटिस नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी जो है वो आपकी गाड़ी रिकवर नहीं कर सकती है। ये केस टू केस बेसिस पे फर्क पड़ता है। किसी केस में ये बात चल भी सकती है और किसी में नहीं भी चल सकती। हर केस के अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस हिसाब से जो है कोर्ट अपना फैसला देती है। लेकिन जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ जाएं, ये आई है या इससे पहले आई है, एक चीज बिल्कुल साफ है, वो बात ये साफ है कि आपकी जो गाड़ी है, चाहे आपने जितना मर्जी बड़ा डिफॉल्ट किया हो, आपसे जोर जबरदस्ती के साथ गाड़ी जो है फाइनेंस कंपनी पकड़ नहीं सकती है, गुंडागर्दी नहीं कर सकती है। चलती गाड़ी को सड़क से गुंडे भेजकर रोककर आपकी गाड़ी कैप्चर नहीं की जा सकती है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसी कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऐसा नहीं कहती है। बल्कि इस जजमेंट के अंदर भी इस बात का जिक्र किया गया है, बाकायदा दोबारा दोहराया है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को। इस जजमेंट में बल्कि 2 जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लिखा है। पैरा 83 में आप देख सकते हैं, द प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग recovery agents who are musclemen is depreciated and needs to be discouraged. The bank should resort to procedure recognized by law to take possession of vehicles in cases where the borrower may have committed default in payment of the installments instead of taking resort to strong arm tactics. तो यहाँ पर साफ साफ कोर्ट ये कह रही है कि रिकवरी एजेंट्स को हायर करती हैं जो बैंक्स या फाइनेंस कंपनीज, वो गलत है, उसको डिस्करेज करना चाहिए। जो भी प्रोसीजर लॉ के अंदर है बाकायदा बनाया गया है, जो पहले कई रिपोर्ट्स में हम बता चुके हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर डिफॉल्ट हो गया है और किस्तें जो है वो गाड़ी मालिक नहीं भर पा रहा, किसी भी हालत में जो है स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स यानी कि जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। इसके अलावा एक और केस पुराना सिटी कॉप मारुति फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस एस विजय लक्ष्मी का हवाला देते हुए भी कोर्ट कहती है आगे, Till such time as the ownership is not transferred to the purchaser, the hirer normally continues to be the owner of the goods, but that does not entitle him on the strength of the agreement to take back the possession of the vehicle by use of force. The guidelines which had been laid down by Reserve Bank of India as well as the appellant bank itself, in fact, support and make a virtue of such conduct. कोर्ट कह रही है कि ये बात ठीक है कि जब तक पैसे वापस नहीं मिलते फाइनेंस कंपनी को, उस गाड़ी के मालिक वो है, परचेजर पूरी तरह से मालिक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो उसको गाड़ी को रिपोजेस करना है तो वो कोई फोर्स का इस्तेमाल करे, यूज ऑफ फोर्स नहीं कर सकता है। और साथ में ये भी लिख दिया कि बाकायदा इसके लिए नॉर्म्स बने हैं, कागजी कार्रवाई का पूरा एक प्रोसीजर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का या बैंक्स ने खुद बना रखे हैं, तो उसको फॉलो किया जाना चाहिए। गुंडागर्दी या जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो अंत में हम तो यही कहेंगे कि देखिए, अगर हालात सही नहीं है तो सबसे पहले तो लोन के ऊपर गाड़ी ही मत खरीदिए, और अगर खरीद ली तो ये सुनिश्चित करें कि तमाम जो किस्तें हैं वो टाइम से आप भरें, उसको डिफ़ॉल्ट ना होने दें, नहीं तो मुसीबत जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी, ब्याज बढ़ता जाएगा, जुर्माना बढ़ता जाएगा। और तीसरा, अगर बात इस लेवल तक पहुंच जाती है, अगर आपको लग रहा है कि डिफ़ॉल्ट होगा, तो बैंक के पास जाएं, लिखित में एप्लीकेशन दें, अपने लोन को रीस्ट्रक्चर करवाएं, अपनी किस्त को छोटा करवाएं। जो भी आप बातचीत करते हैं बोलकर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आप लिखकर उनको देते हैं सिर्फ उसकी वैल्यू है। उसकी कॉपी रखें अपने पास, ताकि जो बाद में ऐसा कोई पचड़ा हो तो आपके काम आए। और उसके बाद जो भी अगर रिकवरी उनको करनी है तो उसको प्रोसीजर है, एक बार फिर से हम लिंक दे रहे हैं ऊपर, ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्या प्रोसीजर है आपको पता चलेगा। और अगर ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, जोर जबरदस्ती होती है, तो आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी गाड़ी मालिकों को भी इसका फायदा हो सके। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।